लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, जिसे जो भाषा समझ में आती है उसी में जवाब देना पड़ता है। 2004 से लेकर अब तक भारत में 9000 से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हुए हैं, फिर वो नक्सलाइट्स हो या पाकिस्तानी टेररिस्ट, और इन अटैक्स ने न जाने कितनी जानें ली है। इस पूरे दहशत में सबसे बड़ा हाथ है पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का। Days after the deadly terror attack in Jammu and Kashmir. इन सारे अटैक्स के साथ साथ हमारी पॉलिसीज भी बदली है। तो चलिए इस बदलाव को समझते हैं और देखते हैं ये आखिर हुआ कैसे। 1999 में हुए कारगिल वॉर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच वातावरण काफी टेंस था। पाकिस्तान मिलिट्री फ्रंट पे बहुत बुरी तरह से हार चुका था। अब उन्होंने घिनौना रास्ता अपनाया, टेररिज्म का। ऐसा नहीं है कि 1999 के पहले टेररिस्ट अटैक नहीं होते थे, हुए हैं। 1993 के बॉम्बिंग्स, लाजपत नगर ब्लास्ट, कोयम्बटूर बॉम्बिंग्स और भी कई सारे। पर 1999 के बाद इनका स्केल, लोकेशन और साथ ही फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गया। जैसे 2001 में हुआ पार्लियामेंट अटैक, 2002 में हुआ अक्षरधाम टेम्पल अटैक, 2003 में लगातार हुए मुंबई ब्लास्ट। पर ये सब तो बस शुरुआत थी। आने वाले सालों में ये आंकड़े और बढ़ने वाले थे, हादसे और भयानक होने वाले थे, और हम तैयार नहीं थे। 29 अक्टूबर 2005 दिवाली के ठीक एक दिन पहले 3 कोऑर्डिनेटेड बॉम्ब्स ने दिल्ली को हिला कर रख दिया और तकरीबन 60 लोगों की जान चली गई। रेस्पॉन्स में लोकल सिक्योरिटी को टाइटन किया गया, मगर कोई मेजर स्टेप नहीं लिया गया। उस वक्त की यूपीए गवर्नमेंट पाक के साथ हो रहे पीस टॉक्स को खराब नहीं करना चाहती थी। 7 मार्च 2006 वाराणसी बॉम्बिंग्स, जिसमें शाम के पूजा के वक्त संकट मोचन टेम्पल और रेलवे स्टेशन दोनों को टारगेट किया गया, और इसके रिस्पॉन्स में यूपीए ने अपनी सेंटर स्टेट के बीच की इंटेलिजेंस शेयरिंग पॉलिसी को इंप्रूव करने के स्टेप्स लिए। पर अभी भी कोई मेजर एक्शन नहीं लिया गया। 11 जुलाई 2006 मुंबई लोकल में 7 बॉम्ब इवनिंग के भीड़ वाले समय एक्सप्लोड हुए, जिसमें 189 लोगों की जान गई। इस अटैक में मिलिट्री ग्रेड RDX यूज हुआ था, पर अभी भी कोई मेजर एक्शन नहीं लिया गया। हमारे पास रिपोर्ट्स थे जो डायरेक्टली लश्कर-ए-तैयबा, एक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, को इन सारे अटैक्स के लिए जिम्मेदार बता रही थी। और इससे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात थी कि सिमी, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, एक इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो इन टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही थी, और इन सारे बॉम्बिंग्स में सिमी के इन्वॉल्वमेंट के प्रूफ हमारे ऑफिसर्स के सामने आए थे। पर हमारी सरकार मेन प्रॉब्लम के लिए कुछ करना ही नहीं चाहती थी। हर अटैक के बाद इंटरनल सिक्योरिटी इंप्रूव करो, पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाओ, उन्हें लश्कर के इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ दो और फिर से पीस टॉक्स शुरू कर दो। अब तक मेजरली लश्कर-ए-तैयबा का नाम सामने आ रहा था, पर अब 18 मई 2007 हैदराबाद में ऐतिहासिक मक्का मस्जिद ब्लास्ट में 9 लोग मारे गए। इसके ठीक 3 महीने बाद हैदराबाद के फेमस गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क में ट्विन ब्लास्ट हुए, जिसमें कुल 42 लोग मारे गए। और अब लश्कर नहीं, इंडियन मुजाहिदीन का नाम सामने आया, और फिर से हमारी सरकार ने सिक्योरिटी बढ़ाना, काउंटर टेररिज्म यूनिट्स डिप्लॉय करना शुरू किया, और इंडियन मुजाहिदीन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। 13 मई 2008 जयपुर के मार्केट्स में 8 सिंक्रोनाइज्ड बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, जिसमें 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, और इंडियन मुजाहिदीन ने मेल करके इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब दिक्कत ये थी कि हमारी सरकार इंटरनेशनल प्रेशर, स्पेशली अमेरिका के प्रेशर में कोई स्टेप नहीं ले रही थी, और इंटरनली भी इन टेररिस्ट एक्टिविटीज पर कोई बॉडी ध्यान रख सके वो नहीं थी। स्टेट्स आपस में डेटा शेयर करते नहीं भी करते। हमारा अप्रोच था घटना होने दो, उसके बाद देखेंगे, और इन टेररिस्ट ग्रुप्स की हिम्मत बढ़ती चली गई। जुलाई से सितंबर 2008 देश भर में बॉम्बिंग्स शुरू हो गए। बैंगलोर 25 जुलाई, अहमदाबाद 26 जुलाई, दिल्ली 13 सितंबर। पूरे देश में डर का माहौल था। फिर आया 26 नवंबर 2000 रात की वो काली रात। 10 आतंकवादी एक इंडियन बोट को हाईजैक करके मुंबई पहुंच जाते हैं। इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, सिर्फ डर फैलाने के लिए जो सामने आया उस पर गोली चला दी। ये इंसान नहीं, ब्रेन वॉश्ड हैवान थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे, ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमास और कामा हॉस्पिटल जैसे लोकेशंस को आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो शुरू किया गया। इन्हें खत्म करने के लिए 26 तारीख की रात को 10 में से 1 अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, और 29 की सुबह तक बाकी सारे भी मारे गए, और ये अटैक्स को खत्म किया गया। ये भारत पर हुआ अब तक का सबसे घिनौना और बड़ा टेररिस्ट अटैक था। होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल ने अटैक की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन किया। अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। वो एक पाकिस्तानी नेशनल था। जो बाकी 9 मारे गए वो सारे पाकिस्तानी नेशनल्स थे। कसाब ने लश्कर-ए-तैयबा के इन्वॉल्वमेंट के स्टेटमेंट्स
ट्रेनिंग कैंप्स की इंफॉर्मेशन भी दी, पर हमारी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। पीस टॉक्स को टेम्परेरी रोक दिया गया। सरकार ने पाकिस्तान से जवाब मांगा, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने अपने किसी भी इन्वॉल्वमेंट से साफ मना कर दिया। फाइनली 26/11 के बाद नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर NCTC बनाए गए। इन सारी एजेंसीज ने स्विफ्टली काम करना शुरू कर दिया। पुराने सारे अटैक्स को एनालाइज भी किया। एजेंसीज के अकॉर्डिंग इंडियन मुजाहिदीन का पूरा एक स्लीपर सेल का ऑपरेटिंग नेटवर्क भारत में था। इन एजेंसीज ने FBI और इंटरपोल के साथ मिलकर डेविड हेडली, जो इस अटैक का वन ऑफ द मेन ऑपरेटर्स था, उसे USA में अरेस्ट किया। पर फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ मिले इतने सारे प्रूफ्स के बाद डिप्लोमेटिक प्रेशर के अलावा और कोई एक्शन नहीं लिया गया। और लश्कर और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, स्पीचेस दे रहे थे। UPA गवर्नमेंट की सेकेंड टर्म में पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ नक्सल अटैक्स भी होना शुरू हो गए थे। 6 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ मैसेकर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर हुआ तब तक का सबसे घातक मायोस्ट अटैक था। 76 CRPF के जवान मारे गए। इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने पहली बार कुछ स्टेप्स लिए। नक्सल एरियाज में पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी गई, एरियाज को स्कैन करने के लिए। ड्रोन्स यूज होने लगे और इंडिया के अंदर ये नक्सल और मायोस्ट प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो गया। इसके 1 महीने बाद ही नक्सल्स ने सिविलियंस पर अटैक कर दिया। एक बस जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स और सिविलियंस को ले जा रही थी, उसे उड़ा दिया गया। यह नक्सल से डील करते करते 26/11 के बाद मुंबई कस पर फिर से एक अटैक हुआ। ट्रिपल IED ब्लास्ट, जिसमें 26 लोग मारे गए और 130 से ज्यादा जख्मी हुए थे। इसके बाद 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर बॉम्बिंग हुई और 2013 में हैदराबाद में फिर से ट्विन ब्लास्ट हुए। NCTC की इफेक्टिवनेस पर भी सवाल उठाए गए। इतना सब होने के बाद भी UPA गवर्नमेंट गलत चीज पर ही फोकस कर रही थी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज को मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फसाद की जड़ हम नहीं, हमारा पड़ोसी है। पर UPA गवर्नमेंट का वक्त अब पूरा हो गया था और अब बारी NDA की। 2014 के इलेक्शन में पावर डायनामिक शिफ्ट हुए और BJP गवर्नमेंट पावर में आई। ऑलरेडी NIA और बाकी एजेंसीज अपने फाउंडेशन लेयर रख चुकी थी और इंटेल के साथ साथ काफी सारे टेररिस्ट अटैक्स को रोक भी रही थी। NDA ने पहला मेजर टेररिस्ट अटैक 5 दिसंबर 2014 को फेस किया। उरी के आर्मी कैंप पर टेररिस्ट ने अटैक किया, 11 सिक्योरिटी पर्सनल्स को मार दिया। इसके रिस्पॉन्स में LOC पे इमीडिएटली फायर फाइट्स शुरू हो गई और घुसपैठियों को मार गिराया गया। NDA गवर्नमेंट का एक सबसे मेजर चेंज था आर्मी की ऑटोनॉमी, मतलब आर्मी को छूट देना अपने डिसीजन लेने के लिए, जो UPA के टेन्योर में काफी रेस्ट्रिक्टेड था। साथ ही इंडिया के बढ़ रहे डिफेंस वेपन्स और पावर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट भी दे रहे थे। इनकी दूसरी परीक्षा आई 27 जुलाई 2015, जब आतंकवादियों ने गुरदासपुर पर अटैक किया और 7 भारतीयों को मार गिराया। इसके इमीडिएट रिस्पॉन्स में हमलावरों को वहीं मार गिराया गया और उनसे कलेक्ट किए गए GPS रिस्पॉन्सेज और वेपन्स जो पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे थे, उन्हें पाकिस्तान को प्रेजेंट किया गया। हर तरफ एक बड़े रेस्पॉन्स की हवा चलने लगी। पर सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना और PM मोदी सरप्राइजिंगली लाहौर चले गए, दोनों देशों में डायलॉग इंप्रूव करने के लिए। इसके बाद भारत का पेशेंस टेस्ट होने लगा। 2 जनवरी 2016 जैश ए मोहम्मद के हेवीली आर्म्ड मिलिटेंट्स ने इंडियन एयरफोर्स के पठानकोट एयरबेस में घुसकर गोलाबारी शुरू कर दी। 3 दिन लंबी चली इस लड़ाई में 7 इंडियन पर्सनल शहीद हो गए। भारत ने पाकिस्तान की एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को पठानकोट आने की परमिशन दी ताकि वो खुद पूरी सिचुएशन को समझे, साथ ही रेस्पॉन्स ले। इंडिया ने डिमांड किया कि जैश के आतंकवादी मसूद अजहर पर तुरंत एक्शन लिया जाए, पर 18 सितंबर 2016 को पानी सर से ऊपर चला गया। इंडियन आर्मी पर हुआ अब तक का सबसे बुरा अटैक। आतंकवादियों ने उरी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया, जिसमें 17 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। पूरा देश गुस्से से भड़क उठा था। हमारी गवर्नमेंट ने हर तरीके की डिप्लोमेटिक कोशिश कर ली थी और अब वक्त था एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का। अटैक के 11 दिन बाद इंडियन आर्मी ने LOC के उस पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दी और टेररिस्ट लॉन्च पैड्स और इंफ्रा डिस्ट्रॉय कर दिया। बिना किसी कैजुअलिटी के ये पहला क्रॉस बॉर्डर पब्लिकली एक्नॉलेज्ड अटैक था पाकिस्तान के अगेंस्ट। इसके साथ साथ 2017 में ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर से सारे मिलिटेंट्स को खत्म करने के लिए शुरू कर दिया गया। इसके बाद आतंकवादियों ने जुलाई 2017 में अमरनाथ जा रही एक बस पर अटैक कर दिया, जिसमें 7 श्रद्धालु मारे गए। इसके रिस्पॉन्स में कुछ ही महीनों के अंदर इस अटैक के की प्लॉटर्स को ढूंढ कर मार गिराया। पर यह आतंकवादी कुत्ते की दुम की तरह है। अपनी रोजी रोटी खतरे में देख उन्होंने कुछ बड़ा करने का सोचा। 14 फरवरी 2019
पुलवामा में एक सीआरपीएफ कॉन्वॉय को एक सुसाइड बॉम्बर ने उड़ा दिया और 40 जवान शहीद हो गए। हमारी सरकार ने इसका करारा जवाब देने का वादा किया और वही हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप जो पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में थे उसे प्रिसीजन के साथ बॉम्ब कर दिया। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और एरियल लड़ाई में हमारा एक पायलट पकड़ा गया, पर इंडिया के इंटरनेशनल पावर और डिप्लोमेसी की वजह से पाक को कैप्टन अभिनंदन को तुरंत छोड़ना पड़ा। हमने ये क्लियर कर दिया था कि ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। 5 अगस्त 2019 में इस पूरी लड़ाई को बदल के रख दिया गया जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया। In a historical move, the BJP-led NDA government on Monday nullified Article 370 of the Constitution, Jammu and Kashmir. 14 फरवरी यानी पुलवामा की एनिवर्सरी पर आतंकवादियों ने एक बड़ा हमला प्लान किया था जिसे हमारी आर्मी ने पहले ही रोक दिया। टेररिज्म के लिए सरकार ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी शुरू कर दी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस और मिलिट्री स्ट्रेंथ तो बढ़ा ही रही थी, साथ ही टेररिज्म को खत्म करने के लिए मिलिटेंट्स को मारना, उनके लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय करना, यानी कि टेररिज्म को जड़ से खत्म करने के स्टेप्स ले रहे थे जो पहले की गवर्नमेंट नहीं कर पाई थी। जेएनके में टेररिस्ट और मिलिट्री की मुठभेड़ हुई 27 जुलाई 2021 को। जम्मू के एयरबेस पर ड्रोन अटैक किया गया और इसने भारत को एक नए वॉर के बारे में आगाह किया। इसके चलते भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और इम्प्रूव किया। उनकी घट रही स्ट्रेंथ की वजह से टेररिस्ट ने सबसे पुराना मगर घातक पैंतरा आजमाया, धार्मिक तनाव। रिलीजियस टेंशंस क्रिएट करना शुरू किया गया जनवरी 2023 में। राजौरी में 7 हिंदू विलेजेस को मार गिराया गया। 9 जून 2024 को एक हिंदू श्रद्धालु के बस पर हमला हुआ जिसमें 9 लोग मारे गए। ये सब कुछ वो प्रोग्रेस कर रहे कश्मीर में रिलीजियस टेंशंस को बढ़ाने के लिए कर रहे थे, पर अब वो कुछ ऐसा करने वाले थे जो सारे नियम को बदल के रख देने वाला था। भारत पर एक नीच और घिनौना हमला हुआ 22 अप्रैल 2025। पहलगाम में टूरिस्ट को उनका धर्म पूछकर उनकी पैंट उतरवाकर जो कलमा ना पढ़ सके उसकी बीवी बच्चों के सामने गोली मार दिया गया। ये एक ऐसा हमला था जिसमें आतंकवादियों ने डायरेक्ट देश के पीएम को चैलेंज किया था। उसने बोला नहीं, मोदी को बोलो। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी जो पाक की लाइफलाइन है उसे सस्पेंड कर दिया। पाक के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट किया गया और फिर 7 मई 2025 को पाक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया। सिंपल गोल, हिट देम वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन सबके लॉन्च पैड्स और हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया। 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए। पाकिस्तान ने रेस्पॉन्स में सीज फायर वायलेशंस, ड्रोन स्ट्राइक्स की, पर हमारी आर्मी तैयार थी। उनका एक भी अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ। बदले में हमने उनके 11 से ज्यादा एयर बेसिस डिस्ट्रॉय कर दिए और पाकिस्तान ने हार कर सीज फायर रिक्वेस्ट कर दिया। इसके बाद भारत का स्टांस ऑन टेररिज्म हमेशा के लिए बदल गया और इन टेररिस्ट ग्रुप के घरों पर हमला करके हमने उनकी ही भाषा में उनको सबक सिखाया था और अब वो जान गए हैं, एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।